तो पहले समझिएगा विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव जो है याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जो है जब हुआ तो इसके साथ 4 राज्यों में और भी विधानसभा चुनाव हुए। ठीक है, पहले ये समझिएगा विधानसभा होता क्या है, फिर उसके बाद मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा ये पहले देखिएगा कि हमारे यहां मतदान का जो चरण पूरा हुआ है, ठीक है, ये 2 चरणों में हुआ है। कौन कौन से 2 चरणों में हुआ है तो याद रखिएगा। अब देखिए मतदान का चरण यहां पर समझना होगा आपको, मतदान का चरण क्या है। तो समझिएगा कि यहां पर हमारे यहां जो चुनाव कराया जाता है वो किसके द्वारा कराया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, हमारे यहां जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है, याद रखिएगा, स्टेट के द्वारा। ठीक है, अब इस चुनाव पद्धति के द्वारा जो है यह तय किया जाता है कि हमारे यहां जो है चुनाव की पद्धति जो होगी वो कितने चरणों में पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा हर राज्य के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि अभी भारत के स्तर पर बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य का भी चुनाव कराने की बात की जा रही है, जिसको हम चुनाव का एकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यह बात चल रही है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि 23 से 24 राज्य जो है लोकसभा के साथ चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आगे जाकर आपको सुनने को मिलेगा जब हम चुनाव का एकीकरण देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि चुनाव आयोग के द्वारा यह घोषित किया जाता है कि मतदान जो है कितने चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि मतदान के हर एक डेट कौन फिक्स करता है, चुनाव आयोग फिक्स करता है। ठीक, अब यहां पर समझिएगा कि ऐसी स्थिति में मतदान का जो चुनाव हुआ था, मतदान जो हुआ था हमारे यहां 2 चरणों में हुआ था, और ये 2 चरण कौन कौन से थे याद रखिएगा। एक है आपका 7 नवंबर और दूसरा है आपका 17 नवंबर। याद करना बहुत आसान है, 7 और 17 नवंबर को जो है 2 चरणों में चुनाव हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमारे यहां जो सीट था, ठीक है, चुनाव के लिए जो सीट रखी गई थी, तो 7 नवंबर का जो सीट था वो था कितना, 20 सीट के लिए, और जो 17 नवंबर का था, ठीक है, 90 सीट के लिए। यहां पर एक बात याद रखिएगा, तो टोटल काउंट किया गया है 17 नवंबर को। ठीक है, तो 70 और 20 इस तरीके से कैलकुलेट करिएगा तो उस तरीके से आपको सीट का संख्या याद रहेगा। क्योंकि देखिए 7 नवंबर को जो चुनाव हुआ है वो कहां पर हुआ है, पहले चुनाव किस साइड हुआ है आपको जानकारी होगा, आपके दक्षिण साइड जो है, ठीक है, दक्षिण का जो चुनाव हुआ है, ठीक है, यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है वो 7 नवंबर को हुआ है। आपके यहां जो चुनाव हुआ है वो कब हुआ है, 17 नवंबर को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इस सब चीजों में कथन और कारक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, अब परिणाम निकला है कब, 3 दिसंबर। ठीक है, कुल विधानसभा सीट तो आपको याद ही है 90 है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आरक्षण की बात करते हैं, सीटों में आरक्षण जो है इसमें आप याद रखिएगा SC ST, ठीक है, तो 10 29 याद रखिएगा, 10 है आपका SC का सीट और 29 है आपका ST का सीट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि परिसीमन के पहले परिसीमन की बात पूछी जाती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उस पर आपको थोड़ा सा आरक्षण का टॉपिक याद रखना होगा। तो 10 29 बहुत आसान है, बस अंतर ऐसे याद रखिएगा कि टोटल आपके 90 सीट है। ठीक है, तो जब 90 सीट है तो उस 90 सीट के अंतर्गत जो है आपका 10 सीट मिल गया किसको, SC को, बच गया कितना, 80। कंपेयर कीजिएगा तभी याद होगा, हालांकि 10 याद कर लेंगे, 29 याद करना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, पहले 29 की संख्या ज्यादा थी, वर्तमान में इसकी संख्या 29 है, याद रखिएगा। तो 10, ठीक है, मतलब बच गई आपकी 80, और उसमें देखिएगा अनुसूचित जनजाति को मिला है, ST को मिला है 29। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा बाकी सीटों की संख्या पे, ठीक है, उस पे आपको बाकी का याद रखना है कि बाकी बचा जो आपका सीट है, ठीक है, जैसे ही आप 10 29 करेंगे उसके बाद आपका जनरल और OBC निकल जाएगा। जनरल OBC हमेशा एक साथ होता है, याद रखिएगा, उनमें कोई सीटों की संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो 10 और 29 के बाद अगर आप कंपेयर करेंगे 90, तो ये बचा हुआ सीट जो है इसको जोड़ने के बाद आपके पास, ठीक है, वो चला जाएगा किसके पास, जनरल के पास। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि हमारे यहां जो है मनोनयन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, मनोनयन को होता था, ठीक है, यानी नॉमिनेशन होता था, राज्यपाल जो है किसी भी एंग्लो इंडियन को चुन सकते थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के स्तर पर अब यह जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और संविधान संशोधन के द्वारा जब यह समाप्त किया गया तो वर्तमान में कोई भी एंग्लो इंडियन अब नहीं है हमारे यहाँ विधानसभा में। ठीक है, याद रखिएगा, पहले ऐसे रूल्स हुआ करते थे कि एंग्लो इंडियन को चुनने के रूल्स थे और उसी को मनोनयन का रूल था, याद रखिएगा, मतलब आप वोट के द्वारा नहीं चुनते थे, क्या किया जाता था, राज्यपाल जो है, देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा या
किसी भी स्तर पे अधिकारियों के द्वारा जो है कुछ लिस्ट तैयार की जाती थी, ठीक है, किसके लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, और उसी में से किसी एक व्यक्ति को जो है विधानसभा में स्थान मिलता था सदस्य के रूप में, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि मतदाता हमारे पास कितने हैं, तो ये जनरली देखिए कभी कभार जब आपके पास बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतदाता की संख्या कितनी रही है इस बार में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको चीजों को याद रखना है, जिसमें पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या आपको याद रखनी है। तो आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी मिली है इस बार मतदाता के तौर पर, जो है महिला अधिकांश वोट दिए हैं, ठीक है। और इसको किसका आधार कहा जा रहा है, आपने सुना होगा कि इस बार जो है महिलाओं को कुछ वैल्यूज दिया गया है, ठीक है। मोदी जी ने पहले से आकर जो है कुछ स्टेटमेंट दे दिया था और उसके कारण जो है यह एक परिवर्तन देखने को मिला कि महिलाओं ने जो है मतदान में जो है बढ़ चढ़कर थोड़ा भाग लिया है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि महिलाओं की संख्या इसमें ज्यादा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 19 से 19 वर्ष के मतदाता जो हैं इनकी संख्या लगभग 7 लाख के आसपास थी, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि नए जो मतदाता रहे हैं वो कितने हुए हैं, तो याद रखिएगा 7 लाख से अधिक के नए मतदाता जुड़े हैं इस बार, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तृतीय लिंग, ठीक है, याद रखिएगा, और पीडब्ल्यूडी वोटर याद रखिएगा 1,60,000 के आसपास, ठीक है। इसके बाद देखिएगा वरिष्ठ नागरिक जो कि 80 से अधिक हैं उनकी संख्या लगभग 1,46,000 के आसपास है, ठीक है। तो यहां पर आप ये कंपेयर मत कीजिए, मतलब ये नहीं देखना है आपको कि कौन कौन चीजें आई हैं, बस एक बात ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि महिला और पुरुष में सबसे ज्यादा कौन रहा है वोट देने में, ठीक है, महिला। और दूसरी बात याद रखिएगा कि इस बार कितने नए मतदाता सूची में जुड़े हैं, तो लगभग, हाँ देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि मतदाता सूची में जुड़े, हो सकता है ज्यादा जुड़े हों, ठीक है, कम तो नहीं हो सकते क्योंकि वोट दिया इन्होंने, तो कम तो नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादा हो सकते हैं जिन्होंने वोट ना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि 7,29,267 के आसपास जो है, इस स्थिति में याद रखिएगा कि इस बार नए मतदाता जो है चुनाव में भाग लिए हैं, ठीक है, यानी मतदान दिए हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि 100 वर्ष से अधिक वाले मतदाता ये भी शामिल है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 100 वर्ष से अधिक जो लोग थे, आपको बता दूं कुछ ऐसे गांव रहे हैं जहां पर केवल एक व्यक्ति के लिए बूथ बनाया गया था। अगर आपने पढ़ा ना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ऐसे गांव रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति के लिए बूथ बनाया गया, जहां पर 2 व्यक्ति के लिए बूथ बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कभी भी अगर हम कंपेयर करेंगे ऐसे बूथ की जहां पर मतदान दिया जा रहा है 2 व्यक्तियों के द्वारा और सब 102 साल के हैं, 103 साल के हैं, तो ऐसे में ये 100% मतदान कहलाता है, याद रखिएगा उस गांव के लिए, ठीक है। पूछा जाता है ये है कि किस गांव में 100% मतदान हुआ है, तो जहां पर 2 ही व्यक्ति हैं और दोनों ने सुबह सुबह 8 बजे जाके, या बूथ उनके घर के पास है, घर के दरवाजे से बाहर निकले, बूथ हुआ, मतदान दिए, बाहर घर के अंदर घुस गए, ठीक है। तो ऐसे में वो 100% होता है, याद रखिएगा। तो इतना आपको याद रखना कि 2,457, ठीक है, लोग जो हैं 100 साल से अधिक के लोग हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुछ पॉइंट्स और भी है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे, देखिएगा एक बात यहां पर पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहां पर 3 चीजें आपके क्वेश्चंस में है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि इस बार का मतदान कितने चरण में हुआ है, ठीक है, मतदान का परिणाम किस दिन आया था, ये याद रखिएगा। और मतदान के अलावा आपको याद रखना है कि कितने पुरुष और महिलाओं में सर्वाधिक किसने भाग लिया था इस मतदान सूची में, ठीक है, यानी मतदान जो है किसने अधिक दिया है। इसके बाद 100 साल से अधिक मतदान देने वाले लोगों की संख्या कितनी रही है, ठीक है। और निम्न में से कौन, याद रखिएगा, मतदान सूची में शामिल नहीं है इस तरीके से, या मतदान सूची में शामिल है इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखिएगा। पीडब्ल्यूडी अलग से दिखाया गया है, ठीक है। तृतीय लिंग के बारे में अलग से बताया गया है, याद रखिएगा, थर्ड जेंडर, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि जो आपके ऑप्शन होते हैं इसमें हमेशा कथन और कारक के तौर पर टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिएगा कुल मतदान केंद्र, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कुल मतदान केंद्र कितने हैं, ठीक है। तो मतदान केंद्रों की संख्या आपको याद रखनी है 24,109, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार वर्तमान में मतदान केंद्र जो है कितने बनाए गए थे, ठीक है, पिछले बार की तुलना में कितना परिवर्तन हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि इस बार जो है 23 से 24,000 में पहुंचे हैं आप, लगभग 500 के आसपास मतदान केंद्र जो है वृद्धि हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो है कुछ शब्द नए आए हैं, याद रखिएगा, जैसे सी विजिल, ठीक है। सी विजिल क्या था, याद रखिएगा, सिटीजन विजिल ऐप, ठीक है। इस बार जो है एक नया ऐप मतदान के लिए निकाला गया था, याद रखिए। देखिएगा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप, ठीक है,
जिसे हम कहते हैं सिटीजन विजिल ऐप, याद है कि कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका, ठीक है, पर लोगों से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर, ठीक है, कार्यवाही की जा रही थी। तो ये जो है एक शिकायत ऐप बनाया गया था जिसमें आप क्या कर सकते थे, यदि कोई पार्टी या कोई नेता कुछ इस तरीके के आचार, देखिए आपको जानकारी है आचार संहिता कितने महीने के लगता है, 2 महीने के लिए, ठीक है, 2 महीने के लिए आचार संहिता लगता है, याद रखिएगा। और यह आचार संहिता कब खत्म होता है, चुनाव के बाद, वो तो ठीक है चुनाव के बाद, लेकिन कौन सा दिन कौन सा होता है, परिणाम के बाद। जैसे आज परिणाम निकल गया, कल से आचार संहिता खत्म हो जाता है, याद रखिएगा। जब तक परिणाम नहीं निकला है तब तक आचार संहिता लगातार चलता है, ठीक है। तो परिणाम जैसे ही आया 3 दिसंबर को, उसके बाद 4 दिसंबर को आचार संहिता खत्म हो चुका था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि अगर उस 2 महीने में कोई भी पार्टी का नेता या कोई भी पार्टी आचार संहिता के अंतर्गत किसी प्रकार का वह कार्य करता है जो कि उनके आचार संहिता में नहीं लिखा गया है या फिर उसके रूल्स के विरुद्ध है, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसमें शिकायत कर सकते हैं। इसे कहा जाता है सी विजिल ऐप, ठीक है, या सिटीजन विजिल ऐप कहा जाता है। और याद रखिएगा इसे किसने लाया है, तो याद रखिएगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लाया गया है ये, ठीक है, याद रखिएगा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है क्रियान्वित यह ऐप है, सी विजिल ऐप, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कुछ पॉइंट्स पर इस बार जो है कहां कहां पर चुनाव हुआ है ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। तो 5 राज्यों में कुल चुनाव हुए हैं, याद रखिएगा। यह 5 राज्यों की संख्या कौन कौन सी है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखिएगा, कभी कभी इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा इससे क्वेश्चन बनने का तरीका क्या है कि इनके जो चुनाव का दिन हुआ है, ठीक है, उनको आप क्रमबद्ध रूप से याद रखिए कि पहले कहां चुनाव हुआ, उसके बाद कहां हुआ, उसके बाद कहां हुआ और उसके बाद कहां हुआ है, ठीक है। तो 5 राज्यों में कुल चुनाव हुआ है, याद रखिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में, ठीक है। और इसके साथ याद रखिएगा कि अगर हम इस पे कंपेयर करें, ठीक है, तो आप अगर देख सकते हैं तो इसी रेंज पर ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहां चुनाव हुआ है 7 तारीख को, ठीक है, चूंकि हमारे यहां 2 चरण में हुआ था, याद रखिएगा। और उसके बाद मिजोरम में, तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि मिजोरम और मध्य प्रदेश जो है हमसे ही जुड़े हुए 7 और 17, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और उसके बाद देखिएगा राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा और इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले नंबर पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद राजस्थान और उसके बाद तेलंगाना का अंतिम में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है। और इससे पहले जो है एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा कि सीटों की संख्या कितनी है। एक साथ चूंकि चुनाव हुआ है तो इनके संबंध में यह पूछा गया था कि इनके यहां सीटों की संख्या कितनी है। तो आप कंपेयर करेंगे इनमें सबसे कम सीटों की संख्या वाला राज्य और सबसे अधिक सीटों वाले संख्या वाला राज्य, याद रखिएगा। तो ये कंपेयर आपको याद रहेगा कि आपका पड़ोसी जो राज्य है, ठीक है, जिसे आप मात्र राज्य कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो याद रखिएगा वहां पर सबसे ज्यादा सीटों की संख्या है, ठीक है। ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है। 230, 90 तो आप भूलेंगे ही नहीं, इसलिए 90 की बात करते ही नहीं आप लोग, ठीक है। तो 230 और 40 से याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि आपके बाद होने वाले दोनों राज्य जो है कम और अधिक वाले हैं, ठीक है। यानी अगर हम मिजोरम की बात करेंगे तो 40 सीट है इसके पास, आप ही के बाद हुआ है जस्ट ये, या आप ही के साथ हुआ है, कह सकते हैं हम लोग इसको कि आप ही के साथ हुआ यहां पर मिजोरम में चुनाव। और उसके बाद दूसरा जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में साथ में हुआ है। तो ऐसे में याद रखिएगा 230 की संख्या यहां पर है, ठीक है। इसके बाद आता है 200 राजस्थान में और 119 आपका तेलंगाना में। परिणाम निकला 3 दिसंबर 2023 में, ठीक है। ये तीनों बातें याद होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद मिजोरम, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बाद कौन आया है, राजस्थान, और राजस्थान के बाद याद रखिएगा, हाँ बहुत आसान है, 5 राज्य याद रखिएगा। 3 दिसंबर को रिजल्ट आया इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अच्छा सीट की संख्या पर एक बार और तुलना कर लें। सीट की संख्या भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सीट की संख्या कितनी, इधर नहीं देखना है आपको, ठीक है, इधर देखिएगा। छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या कितनी है, मिजोरम में कितनी है 40 के बाद, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 200 और उसके बाद आता है आपका तेलंगाना कितना 119 ही भूलेंगे, याद रखिएगा। बाकी आसपास है 230, 200 ये सब ठीक है। तेलंगाना को याद रखिएगा, ये थोड़ा ऑड है, ठीक है, 119, ठीक है, याद रखिएगा। या तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहां जो है आपको जानकारी है कि राजस्थान आपके यहां टच नहीं करता, छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्थान टच नहीं करता, उसको 200 से बाहर रखिए, ठीक है। जो आपको टच करता है जो आसपास है, मिजोरम भी टच नहीं करता वैसे, लेकिन आपको ये याद करना बहुत आसान होगा क्योंकि मिजोरम के साथ ही आपका पहला चुनाव हुआ है, दूसरा चुनाव मध्य प्रदेश के साथ हुआ है, ठीक है। बाकी बच गया कौन, राजस्थान और हाँ आपका ये तेलंगाना, ठीक है। तो राजस्थान और तेलंगाना में याद रखिएगा राजस्थान ज्यादा है, तेलंगाना कम है, 119 और 200, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा, चीजें याद होंगी। चलिए इसके बाद देखिएगा एक मोबाइल ऐप जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपको, ठीक है। इसे कहा जाता है
सक्षम मोबाइल ऐप। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्षम मोबाइल ऐप, क्योंकि विजिलेंस, सी विजिलेंस तो आप याद ही रखेंगे, सी विजिलेंस था शिकायत ऐप। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सक्षम मोबाइल ऐप क्या था, तो वे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से मतदाताओं या मतदान के पास नहीं पहुंच सकते, या फिर किसी प्रकार की समस्या का, ठीक है, समस्या से जूझ रहे हों, ठीक है, और मतदान नहीं कर सकते, ऐसे में उनके लिए लाया गया था सक्षम मोबाइल ऐप, जिसमें आप मतदान कर सकते थे। ठीक है, तो दिव्यांग मतदाताओं की निर्वाचन संबंधी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया था सक्षम मोबाइल ऐप से। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये मोबाइल ऐप। ठीक है, सक्षम ECI, याद रखिएगा, अब होंगे और भी ज्यादा आसान। तो याद रखिएगा ये बहुत कॉन्सेप्चुअल था हमारे लिए, हालांकि इसमें बहुत बेहतर काम नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अब मतदान से पीछे नहीं रहेगा। इसका कारण यह है कि आप जहां भी रहेंगे आपको मतदान करने का ऑप्शन मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में मतदान का एक अच्छा स्तर मिल सकता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिएगा कि सक्षम ऐप आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा चलिए कोई बात नहीं, शायद चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक है आपका कुछ तथ्य है इसमें, जिसमें विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में क्या क्या घटनाएं घटी है उसके बारे में है, याद रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को मतदाता जागरूकता के लिए नेशनल आइकॉन बनाया है। ठीक है, तो राजकुमार राव का नाम याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि राजकुमार राव को जो है नेशनल आइकॉन बनाया गया था। ठीक है, नेशनल आइकॉन बनाया गया है, तो नाम याद रखिएगा, राजकुमार राव का नाम याद रखिएगा। ठीक है, राव ने हिंदी फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने वाले अधिकारी की भूमिका निभाई थी, और यही कारण है कि राजकुमार राव जो है अब यहां पर चुनकर लाया गया, ताकि जो है लोग अवेयर रहे, छत्तीसगढ़ के संबंध में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका रही। ठीक है, यानी नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र थे वहां पर इनकी एक मूवी आई थी, आपने सुना भी होगा, न्यूटन। ठीक है, और यहां पर जो है ये अधिकारी के तौर पर जो है रोल में थे, और साथ ही साथ इस भूमिका में इन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्या किया था, चुनाव कराने का प्रयास किया था, चुनाव कराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, राजकुमार राव को क्यों लाया गया था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहां पर, और आप राजकुमार राव का नाम याद रखेंगे किस बात के लिए, मतदाता जागरूकता के लिए जो है नेशनल आइकॉन बनाया गया था इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद अब देखिएगा स्टेट आइकॉन के तौर पर कुछ कुछ नाम आपको याद रखना है। ठीक है, स्टेट आइकॉन में याद रखिएगा स्टेट आइकॉन कौन कौन है। ठीक है, किनको जो है चुनाव में जागरूक लाने के लिए या जागरूकता लाने के लिए जोड़ा गया था, चुनाव या मतदान से जोड़ा गया था, याद रखिएगा। सबसे पहले नाम याद रखेंगे मास्टर शेफ विजय शर्मा। ठीक है, तो नाम के साथ ही उनका पद लिख दिया गया है कि वो काम क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा मास्टर शेफ है विजय शर्मा। ठीक है, या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि विजय शर्मा जो है किस क्षेत्र संबंधित है, तो याद रखिएगा स्टेट आइकॉन है, तो आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। विजय शर्मा कौन है, मास्टर शेफ है। ठीक है, दूसरा चित्रसेन साहू। ठीक है, पर्वतारोही है चित्रसेन साहू, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हॉकी खिलाड़ी सबा आजुम, सभी जानते हैं इनको। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर। ठीक है, और विद्या राजपूत। ठीक है, ये सभी लोगों का नाम याद रखिएगा। तो 5 नाम आपको याद रखना है। पहला है विजय शर्मा, मास्टर शेफ है। चित्रसेन साहू दूसरा नाम याद रखिएगा। सबा आजुम हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और चौथा नाम याद रखिएगा ममता चंद्राकर, याद रखिएगा लोक गायिका पद्मश्री, ठीक है, अवार्ड से सम्मानित है, आपको जानकारी होगा इनके बारे में। और विद्या राजपूत। ठीक है, ये सभी जो है 5 नाम हैं जो कि स्टेट आइकॉन के तौर पर जाने जाते हैं। और वर्तमान में याद रखिएगा कि जो चुनाव हुआ है उनके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इन्हें क्या चुना गया है, स्टेट आइकॉन चुना गया है। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सतर्कता बनाए रखें इसके लिए कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, स्टेट आइकॉन के तौर पर जो है किनका चुनाव किया गया था, जो कि एक पर्वतारोही है। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 नाम आपको याद रखना है, और यही नाम भूलेंगे आप, याद रखिएगा विद्या राजपूत। तो नाम याद रखिएगा विद्या राजपूत जो है, या तो आप ऐसा कर सकते हैं विद्या राजपूत को सबसे पहले याद रखिए और उसके बाद ये 4 नाम याद रखिए वापस। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा कुछ
तथ्यों की बात करेंगे और इसके बाद, ठीक है, जो कि फैक्ट्स हैं 2023 के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा सबसे पहली बात कि जैसे मैंने बताया था कि मतदान से जुड़ा हुआ जो है, केंद्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र कहां बनाया गया था? सेराडांड, ठीक है। सेराडांड नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र। मतदान केंद्र का मतलब, और छोटा का मतलब ये नहीं होता है, समझिएगा, मतदान मतलब छोटा ऐसा कि छोटा सा एरिया बना दिया तो छोटा मतदान केंद्र, ऐसा नहीं है। यहां पर मतदाताओं की संख्या से संबंधित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में देखिएगा कि जिला कोरिया सिर्फ यहां 5 ही लोग वोटर थे। मैं जैसा कि मैंने बताया कि 5 लोग सुबह सुबह गए और वोट देके आ गए, 100% वोट खत्म, और ये सक्सेस हो गया। वोट ऐसे ही गिना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पर 1 लोग, कहीं पर 2 लोग, कहीं पर 5 लोग, कहीं 10 लोग, कहीं 15 लोग, ठीक है। 2 परिवार हैं, बात खत्म। यहां पर 2 परिवारों के लिए जो है वोट बूथ बना दिया गया है और यहां पर वोट हो गया है और 100% काउंट हो गया उसका, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए, सेराडांड का नाम याद रखिएगा, कहां पर है ये? भरतपुर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा भरतपुर यानी कि आपका नया जिला, ठीक है। हाँ, नया जिला याद रखिए, कोरिया से कटकर बना है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा सेराडांड का नाम, और 5 ही वोटर थे यहां पर। आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि इस लेवल से क्वेश्चन नहीं आता, किसी भी लेवल से क्वेश्चन आ सकता है। यह बात आप बिल्कुल तय नहीं कर सकते कि इस लेवल से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि क्वेश्चन का स्तर किसी लेवल का भी हो सकता है, बस आप अपनी आंखें खुली रखें कि चीजें अगर आपके सामने से गुजर रही हैं तो आप उसे कैच कर लें, क्योंकि इसका नुकसान आपको फिर एग्जाम में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सेराडांड का नाम, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि रायपुर, ठीक है, उत्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र याद रखिएगा, जिसमें देश में पहली बार किसी विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं ने किया था। और आयोग के अनुसार उत्तर रायपुर विधानसभा के सभी 201 बूथों का प्रबंधन 1046 महिलाओं कर्मी ने किया था। यह भी याद रखिएगा कि महिलाओं के द्वारा जब किसी बूथों का प्रबंधन किया गया तो यह पूरे राज्य में पहली बार हुआ है, और महिलाओं की संख्या थी 1046, और इन्होंने रायपुर उत्तर क्षेत्र, ठीक है, जो रायपुर उत्तर क्षेत्र है जहां पर 201 बूथ बनाए गए थे, उनका पूरा का पूरा प्रबंधन किया था 1046 महिलाओं ने, ठीक है। तो याद रखिएगा रायपुर उत्तर क्षेत्र, ठीक है। देखिए रायपुर के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, याद रखिएगा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहरी, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा ये आपका रायपुर उत्तर का प्रबंधन किया था 1046 महिलाओं ने, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अब कुछ और फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। वर्तमान में किस स्थिति में प्रतिशत क्या रहा है हमारा पहले चरण का और दूसरे चरण का प्रतिशत क्या रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर समझिएगा कि विधानसभा चुनाव 2023 जो है कौन से क्रम का चुनाव था, जल्दी से बताइए मुझे कि कौन से क्रम का चुनाव रहा है ये? छठवां कैसे होगा ये बताइए मुझे, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, अभी देखते हैं हमारा राज्य कब बना है, 2000 में, और कब तक चला है इसका पहला विधानसभा सत्र? 2003 तक, ठीक है। फिर 3 से कब तक चला है? 8 तक चला है। 2008 से 13 तक चला है। 2013 से 2018 तक चला है, और 2018 से 2023 तक चला है। अब 2023 से चलेगा कब तक? जब तक सरकार रहेगी। काउंट नहीं करेंगे इसको, क्या पता सरकार गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम यह नहीं जता सकते कि सरकार कब तक चलती है। 5 साल तो उनकी लिमिट है, 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकते, लेकिन यह भी नहीं बता सकते कि कितने सालों तक वो सरकार चलेगी, ठीक है। 5 साल तो उनकी लिमिट है, 5 साल तो कहा गया। अब यहां पर काउंट कीजिए आप, कितना काउंट हो रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि चुनाव कौन से क्रम का है, तो याद रखिएगा ये 5वें क्रम का चुनाव है, ठीक है, 6वां क्रम का चुनाव नहीं है। यहां पर चुनाव हुआ था क्या, ठीक है। बात ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा कि शुरुआती समय में चुनाव ही नहीं हुआ है हमारे यहां, ठीक है। चुनाव का क्रम तो ये रहा है, ठीक है। तो चुनाव जब नहीं हुआ है तो चुनाव कैसे काउंट करेंगे? आप क्या बोलते हैं, विधानसभा सत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो 6वां है, लेकिन चुनाव का क्रम कौन सा है तो 5वां है, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आप स्किप करते हैं और नंबर यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे। तो याद रखिएगा इस समय जो है मनोनयन हुआ था, आपको जानकारी होगा, इस समय मनोनयन हुआ था। अजीत प्रमोद जोगी जो है पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा यहां से पहली बार निर्वाचित मुख्यमंत्री आते हैं, याद रखिएगा डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। और 3 कार्यकाल तक ये जो है यहां पर कार्य किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें 2003 से 2008 से 2013 से लेकर 18 तक। 18 में कौन आ गए? भूपेश बघेल, ठीक है।
और उसके बाद याद रखिएगा 2023 में वापस पुनः जो है भाजपा सरकार आई है। ठीक है, तो भाजपा की यहां पर जो है विष्णुदेव साय जो है, याद रखिएगा इनके साथ दो व्यक्ति जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे पूरी डिटेल में किनको कौन सा पार्ट मिला हुआ है। ठीक है, विभाग कौन कौन सा मिला है वो सब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि ये कौन सा क्रम का चुनाव है, 5वें क्रम का चुनाव है, लेकिन विधानसभा सत्र कौन सा है, 6वां। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा 2023 का जो मतदान हुआ है उसमें याद रखिएगा पहले चरण में जो है, ठीक है, 20 सीट, अभी जस्ट हमने बात किया था 20 सीट हुआ था, और याद रखिएगा कितने परसेंट जो है प्रतिशत मतदान हुआ है, 76.47 प्रॉपर याद रखिएगा। ठीक है, 50 में 3 कम, 76.47। ठीक है, तो 76.47 मतलब आप ऐसा बोलिएगा कि 76.50 के आसपास है। ठीक है, याद रखिएगा उससे कम ही है ऐसा बोलेंगे, लेकिन याद रखिएगा मोटा मोटी आपको याद रखें 76.47। ठीक है, यानी 76। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरे चरण में 70 सीट पर जब हुआ तो ये हुआ 75.88। ठीक है, तो 75.88 इसका मतलब है कि पहले चरण में जो है चुनाव का जो प्रतिशत था वो अधिक था, मतदान का प्रतिशत अधिक था, और दूसरे चरण में थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, लेकिन ये प्रतिशत सिस्टम है, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं याद रखिए कि इतने सारे व्यक्ति यहां पर अधिक व्यक्ति ने दिया होगा और यहां पर कम व्यक्ति ने दिया होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर अधिक व्यक्ति ने दिया होगा और यहां पर कम व्यक्ति ने दिया होगा, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 20 सीट के लिए था केवल, और 20 सीट के लिए जो है व्यक्तियों की संख्या को जो निर्धारित किया जाता है उसमें कम आपका क्षेत्र होता है, क्योंकि 20 सीट के लिए है। और वहीं अगर 70 सीट की बात करेंगे तो आपको बहुत बड़े क्षेत्र में जो है ये चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 76.47 और 75.88। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कुल 90 सीट थे, अगर कुल प्रतिशत एवरेज निकालते हैं 90 सीटों के लिए तो 76.31% है। ये 3 जो प्रतिशत है आपको याद रखना पड़ेगा, 76.47, 75.88 और 76.31। ठीक है, सब एक ही साथ खेल रहे हैं, याद रखिएगा तीनों एक ही आसपास में हैं। ठीक है, तो 75-88। ठीक है, ऐसे कीजिएगा कि पहला अगर चरण याद रखना है तो 76-47 याद कर लीजिए। ठीक है, ये 1-2 दिन बाद जो है ना 76-47 से कुछ अलग भी हो सकता है, याद रखिएगा ये दिमाग का खेल है जो कि आगे पीछे खिसक सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि 76-47, 75-88 और 76-31 को आप दूसरे दिन जो है फिर से रिपीट करेंगे एक बार। ठीक है, यानी 2-3 दिन बाद फिर से याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये नंबर आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत आसान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा ये उसी तरह के क्वेश्चन है जो कि आपके करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट अफेयर के जैसे आप जो आर्थिक व्यवस्था में जो चीजें पढ़ते हैं वही ये भी आपका एक करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 76-47, 75-88 और 76-31 एवरेज। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहीं पर आप कंपेयर कर लीजिएगा कि पिछले बार की तुलना में क्या अधिक वोट हुआ है या कम हुआ है, तो कम हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो अगर कम हुआ है दिमाग में रहेगा तो ज्यादा रहेगा 76.88। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिएगा प्रदेश में इस बार धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा में सबसे अधिक 90.17%। ठीक है, इतने सारे प्रतिशत कैसे समझेंगे, लेकिन बहुत आसान है अगर आपके दिमाग पे थ्योरी सेट हो रहा होगा तो। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम, पहला टॉपिक, तो याद रखिएगा इस वर्ष विधानसभा चुनाव में, ठीक है, 3 आंकड़े याद रखने हैं। पहला आंकड़ा रहेगा प्रथम चरण का, दूसरा आंकड़ा रहेगा दूसरे चरण का, और तीसरा आंकड़ा रहेगा दोनों का एवरेज। ठीक है, याद रहेगा। तो पहला है आपका 76.47, दूसरा है आपका 75.88 और एवरेज निकल के आता है दोनों का 76.31। ठीक है, अब पिछले साल की तुलना में, पिछले विधानसभा की तुलना में जो है अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस वर्ष जो है कम चुनाव हुआ है या मतदान हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है तो याद रखिएगा अगर कंपेयर करेंगे तो 76.88 हुआ है, तो 31 से 88 की तुलना कर लीजिएगा थोड़ा सा, 76 में तो दोनों है। ठीक है, 31 और 88 की तुलना कीजिएगा कि इस वर्ष जो है 76.31 हुआ है, पिछले वर्ष हुआ था आपका, पिछले जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 76.88 का हुआ था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा धमतरी जिले में इस बार पहली बार जो है जो कुरुद क्षेत्र है आपका, विधानसभा क्षेत्र कुरुद, यहां पर सबसे ज्यादा वोट हुआ है 90.17, याद रखिएगा। ठीक है, तो धमतरी के कुरुद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सबसे कम वोट कहां पर पड़ा है, बीजापुर, याद रखिएगा। ये याद करना आसान है क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि बीजापुर का जो क्षेत्र है उसमें हुआ है 48.37। ठीक है, डाक मत पत्र से डाले गए वोट की संख्या 97.29 है। ठीक है, मतलब डाक पत्र से आपको जानकारी होगा कि डाक पत्र से भी वोट डाला जाता है, कुछ लोगों को विशेष सुविधा प्रदान होती है जो डाक के माध्यम से जो है वोट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा आपको दिख रहा है 97.29। ठीक है, ये डाक पत्र के द्वारा ये किया गया है। अब इसके बाद देखिएगा, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। देखिए अगर आपके दिमाग पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, अगर इससे टॉपिक से संबंधित है तो।
आपको एक पत्र दिया जाता है, डाक पत्र मतलब मीन्स कि आपको जो फॉर्मेट दिया जाएगा वोट देने के लिए उसको आप डाक के माध्यम से भेजते हैं जहां पर केंद्र होता है उसका, ठीक है, जहां सबमिट होता है वहां पर आप भेज दिए बस। ये उन लोगों के लिए होता है, याद रखिएगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं और कुछ इस प्रकार कर्मचारी हैं जैसे कि सैनिक। अब सैनिक आपके अपने घर आकर तो वोट नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति में सैनिक वहां पर बैठा हुआ है जहां पर आपके जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर से डाक से के माध्यम से वो अपने क्षेत्र का वोट दे सकता है, ठीक है। तो इसे हम डाक के माध्यम से कहा जाता है मत पत्र देना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 2023 का जो सीट का सेट है, ठीक है, उसको आप थोड़ा समझेंगे कि क्या परिवर्तन है इसमें या क्या क्या क्षेत्र में गतिविधियां हैं। तो पहले तो याद रखिएगा कि हमारे यहां जो है इस पूरे क्रम पर हम कंपेयर भी कर रहे हैं, तो कंपैरिजन भी देखिएगा क्या कहां कंपेयर कर रहे हैं, और ये कंपैरिजन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे यहां इस बार जो है, पहले तो एक बात याद रखिएगा कि हमारे यहां चुनाव में लड़ने के लिए कुछ बड़े पार्टियां भी शामिल हुई थी और कुछ जो स्वतंत्र पार्टियां हैं वो भी शामिल हुई थी, ठीक है, जिसको हम प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं, तो स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर भी लोग शामिल हुए थे, ठीक है। ऐसे में हम 3-4 पार्टियों का नाम याद रखते हैं, जैसे कि 4 पार्टी कौन कौन सी याद रखिएगा, तो ए बी सी, ठीक है, और जी, याद रखिएगा ए बी सी और जी, ठीक है, डी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ए बी सी और जी। तो ए का मतलब हो गया आप पार्टी, बी का मतलब हो गया भाजपा, सी का मतलब हो गया कांग्रेस और जी का मतलब हो गया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, याद रहेगा। ये 4 पार्टियां याद रखिएगा। आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिला है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा गोंडवाना को कितना मिला है, 1 सीट मिला है इस बार, ठीक है, पहली बार इसने, ठीक है, खाता खोला है, याद रखिएगा, गोंडवाना को 1 सीट मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगर हम लोग छोटी सी एक पार्टी की बात करें जिसको हम छोड़ के चल रहे हैं, तो वह है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, ठीक है। तो याद रखिएगा यह जो पार्टी है, ठीक है, अजीत जोगी की पार्टी, याद रखिएगा, इनको भी कोई भी खाता नहीं खुला इनमें इस बार, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने अपने मत पत्र में जो इनका इलेक्शन, जिसे हम कहते हैं इलेक्शन पत्र कहते हैं इनके द्वारा, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि इन्होंने अपने मत पत्र में बस्तर के क्षेत्र के लिए बहुत बातें लिखी गई थी, परंतु जो है ये फायदा नहीं हुआ इनको, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा कि भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना, ये 3 ही पार्टी को जगह मिला है, ठीक है। और इन पार्टियों में याद रखिएगा कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा। तो देखिएगा पहली, चूंकि आपको जानकारी है कि पिछले बार जो है पिछले विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तो इसका मतलब है पिछले बार सरकार किसके पास ज्यादा रही होगी, कांग्रेस के पास, ठीक है। तो याद रखिएगा 68 रही है पिछले बार की, ठीक है। और इसी बार अगर तुलना कर लें तो गिर गई सरकार, ठीक है। तो 35 सीट यहां पर मिली है, याद रखिएगा 35, ठीक है, हाँ 35 याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा भाजपा को जो मिली है वो है 54 सीट, ठीक है, और पिछले बार मिली थी 15, तो ये बुरी तरीके से हारी थी, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ये सबसे बड़ी जीत थी, इस बार भाजपा की सबसे बड़ी जीत है। पिछले बार की तुलना में अगर कंपेयर करेंगे तो 15 की सीट मिली है, कभी 43 की सीट मिली है, कभी आपकी मतलब जितने भी आरबी सीट मिली है, कभी 54 की सीट तक नहीं पहुंचे थे, ठीक है। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में 54 की सीट पर पहुंची है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इनका वोट परसेंट कितना बढ़ा है, वो भी आप याद रख सकते हैं कि वोट परसेंट जो है 13% बढ़ गया है पिछले बार की तुलना में, 13%। हाँ एक बात याद रखिएगा, वोट परसेंट जो बढ़ता है वो कंपैरिजन इससे नहीं है, ठीक है, ये कुल से है, टोटल से है, ठीक है। तो ऐसे में समझिएगा कि 13% जो है 13.22% का वोट प्रतिशत क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। और कांग्रेस का क्या हुआ है, -36% गिर गया है, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, याद रखिएगा। बाकी इनको तो 1 सीट मिल गया है, पिछले बार कुछ नहीं मिला था, इसलिए ये प्रतिशत आप काउंट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। कंपैरिजन में परसेंट होता है, यहां पर कंपेयरिंग नहीं है, ठीक है। अब अन्य की बात कर ले तो देखिएगा 2018 में अन्य में 7 लोग को मिला था, इस बार अन्य कुछ नहीं है, अन्य खाली हो गए हैं, ठीक है। जो कि स्वतंत्र प्रत्याशी थे वो गायब हो गए पूरी तरीके से इस बार में, ठीक है। तो कंपैरिजन में याद रखिएगा, देखिए बहुत आसान सा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीट लाए थे, ठीक है, और भाजपा को 15 सीट मिली थी, ठीक है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि इसके बाद जो है 3 सीट और मिला था उनको, ठीक है, ताकि 71 सीट हो गया था कांग्रेस के पास। आगे आप पढ़ेंगे कि महिलाओं में से 3 महिलाएं उपचुनाव में जीती थी उसके बाद, और 3 महिलाओं के उपचुनाव जीतने से 71 सीट चला गया था किसके पास, कांग्रेस के पास, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में आप एक बात कंपेयर करेंगे कि जो वर्तमान की सीटों की संख्या है उसमें कंपेरिजन कर लीजिएगा कि 35 सीट मिला है किसको, कांग्रेस को, और भाजपा को मिला है 54 सीट, ठीक है, और 1 सीट मिल गया किसको, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अगर पिछले बार का भी याद रखना, 68 याद रखिएगा, ठीक है, और 15 सीट भाजपा का याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा कि 13% की वृद्धि और 36% की कमी, ठीक है। चलिए आगे चलें।
अब देखिएगा इसके बाद कुछ प्रत्याशियों के नाम जो कि कुछ अलग तरीके के जीत हासिल किए हैं, तो थोड़ा सा उन प्रत्याशियों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इन प्रत्याशियों का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है अपने आप में समझिए किस्मत का जो खेल है वो कुछ अलग ही तरीके का खेल गया इस बार, ठीक है, जिसमें आपको देखना होगा कि कौन अचानक से पूरी तरीके से हारता है और कौन अचानक से जीत जाता है, ठीक है। तो ये दोनों घटनाएं आप देखेंगे इसमें। तो आप पहले समझिएगा कि सीट में 3 सीट याद रखनी है पहले ही प्रारंभिक रूप से, ठीक है। आपने 90 सीट पढ़ा है, 90 सीट में यह पढ़ लिया कि भाजपा को 54 सीट मिला है और कांग्रेस को 35 सीट मिला है। इस 54 सीट के खेल पे आप समझेंगे कि 54 सीट में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जिताया गया और कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हरा दिया गया है, ठीक है। चलिए कंपेयर करते हैं, देखिएगा। तो समझिएगा कि प्रत्याशी के तौर पर याद रखिएगा, पहला रायपुर दक्षिण क्षेत्र से खड़े होते हैं कौन? बृजमोहन अग्रवाल, और यह व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं इस बार, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वोट से जीतने वाला व्यक्ति इस बार का 2023 का कौन है, याद रखिएगा, जिसमें वोट का अंतर कितना है? 67,000 बहुत होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रायपुर दक्षिण से खड़े होने वाला व्यक्ति, ठीक है, 67 से अगर हम कंपेयर कर लें 200-300 की बात है तो हम कह सकते हैं कि 68,000 वोट जो है इनको प्राप्त हुआ था अंतर के तौर पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऐसे में देखिएगा दूसरे व्यक्ति हैं ओम प्रकाश चौधरी, आपको इनके बारे में पता ही है, ठीक है। तो पूर्व में IAS ऑफिसर रह चुके हैं ये, याद रखिएगा। रायगढ़ से, याद रखिएगा, पिछली बार भाजपा में रहते हुए हारे थे ये, और उसके बाद इस बार जो है अच्छे कारनामा करते हुए, याद रखिएगा, ओम प्रकाश चौधरी जो हैं ये प्राप्त कर चुके हैं, समझिएगा 64,443 वोट का अंतर प्राप्त हुआ इनको। तो दूसरे सबसे बड़े कैंडिडेट बनते हैं किस बात के लिए? अधिक वोट से जीतने वाले, ठीक है, याद रखिएगा, ओम प्रकाश चौधरी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा लोरमी क्षेत्र से अरुण साव, जो कि कौन है? उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा अरुण साव जो है भाजपा क्षेत्र से, और तीसरे सबसे प्रमुख व्यक्ति 45,891 वोट के अंतर से जीते हैं। तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति याद रखिएगा भाजपा से ही है, जिसमें 68,000, ठीक है, 64,000 और 45,000 के 3 क्रमावली वोटों के अंतर से तीनों व्यक्ति जीते हैं। तो पहला नाम कौन है? बृजमोहन अग्रवाल। कहां से खड़े होते हैं? रायपुर दक्षिण से, याद रखिएगा। ओम प्रकाश चौधरी रायगढ़ से, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अरुण साव याद रखिएगा लोरमी से, ठीक है। हाँ, अरुण साव को याद रखिएगा बिलासपुर क्षेत्र से हैं, लेकिन लोरमी से खड़े होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कुछ ऐसे प्रत्याशी जो सबसे कम वोट से, मतलब ये ऐसा था कि थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो बाजी पलट जाता है यहां पर इनके लिए, ठीक है। तो देखिएगा ये कंपेयर करेंगे आप तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि क्या घटना घटी है, ठीक है। तो देखिए कांकेर क्षेत्र से आसाराम, ठीक है, आसाराम कांकेर क्षेत्र से, याद रखिएगा, भाजपा के ही प्रत्याशी हैं और केवल 16 वोट से जीते हैं, याद रखिएगा। ये कितना कैसी बात है आप समझ सकते हैं कि 16 वोट में थोड़ा सा, मतलब ये ऐसा है कि थोड़ा भी ऊपर नीचे होता और आधे घंटे का टाइम और मिलता काउंटिंग में, तो हो सकता था ये 16 से 1 वोट 2 वोट और खिसक जाता, ऐसा, ठीक है। ये बहुत डरावना स्थिति होता है, याद रखिएगा। 16 वोट, ये 94 वोट, ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी जो जीता वो हारा, मतलब जीता जो सिकंदर वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। और सामने वाले को हराने में कांग्रेस को हराया, कांग्रेस। तो याद रखिए कांकेर का क्षेत्र, याद रखिएगा, आसाराम, ठीक है, भाजपा से संबंधित हैं और 16 वोट से जीते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे कम मतों का अंतर किसको मिला है? याद रखिएगा, आपको आसाराम को मिला है, ठीक है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, राजेश अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने इस बार जो किया है वो लगभग लंबे समय तक किसी ने नहीं किया था, याद रखिएगा, क्योंकि किसको हराया है? TS सिंहदेव को, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि ये घटना अपने आप में थोड़ा सा सोचनीय है, लेकिन फिर भी ये घटना घटी है, याद रखिएगा। राजेश अग्रवाल जो है ये लखनपुर क्षेत्र से खड़े होते हैं, याद रखिएगा, लखनपुर क्षेत्र में रहते हैं और अंबिकापुर क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है, अंबिकापुर क्षेत्र से, याद रखिएगा। और 94 सीट के अंतर से, लगभग आपको बता दूं 2 बार काउंटिंग हुआ इसमें, ठीक है। ये मानने को तैयारी नहीं हो रहा था वहां पर कोई कि TS सिंहदेव हार गए हैं, ठीक है, ये है वहां की गतिविधि। चलिए इसके बाद देखिएगा पत्थलगांव गोमती साय, याद रखिएगा, जो कि भाजपा से हैं, 255 वोट से जीती है अंतर से, याद रखिएगा, ठीक है। जनरली ये थोड़ा कम पूछा जाता है, इधर वाले लाइन कम पूछे जाते हैं, इधर वाले लाइन ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आपको क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वोट के अंतरों से सुमेलित कीजिए, ठीक है, यानी कि वोट के अंतरों से आपको याद रखना पड़ेगा सबसे कम वोट से कौन जीता है, तो याद रखिएगा आसाराम, ठीक है। दूसरे नंबर पर राजेश अग्रवाल और तीसरे नंबर पर याद रखिएगा गोमती साय। कहां से खड़ी होती हैं? पत्थलगांव से। इनका कहां से सीट है वो भी आपको याद रखना है, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, चीजें बहुत सरल हैं, ठीक है, बस आपको चीजों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिएगा इसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा एक नया पार्टी, ठीक है,
जिनके बारे में अब थोड़ा सा देखेंगे कौन है, कहाँ जीत गए हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन बनने का संभावना है, याद रखिएगा। क्योंकि हम इस पार्टी के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं ये आपको ही पता है कि बिल्कुल कम जानकारी रखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, हालांकि ये पार्टी जो है लगातार काम कर रही है, बहुत लंबे समय से काम कर रही है, इस बार इन्होंने अपना खाता खोला, याद रखिएगा। तो ऐसे में समझिएगा इस पार्टी का नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जो है पाली के तानाखार क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र 23 नंबर से एकमात्र सीट जीती है। तो समझिए 23 साल में पहली बार एक सीट जीता है इसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, ठीक है। नाम देखिएगा कौन व्यक्ति है, तो नाम याद रखिएगा तुलेश्वर सिंह मरकाम, ठीक है। और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह आरी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों घटनाएं बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है 23 साल में पहली बार जीती है। तुलेश्वर सिंह मरकाम जीते हैं इस बार, याद रखिए कहां से, तानाखार से। ये कहां पर है, पाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इनकी जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, आरी। बाकी सबको तो जानते ही हैं आप लोग जो हमारे यहाँ है, ठीक है। चलिए बता दीजिए मुझे, आपका झाड़ू, भाजपा का, कांग्रेस का पंजा, ठीक है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस, हाँ ये जो जनता छत्तीसगढ़ कांग्रेस है, मुझे पूरी उम्मीद थी इसी बात पे। कलर याद है आप लोग, कलर एक समय था जब अजीत जोगी थे, ठीक है, तो उन्होंने ना लगभग पेंड्रा के क्षेत्र में जो है सभी स्कूलों या शासकीय जो कार्यालय थे उनको पिंक कलर से कलर कर दिया था। शायद आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन पिंक कलर जो है, ठीक है, गुलाबी कलर जिसे कहते हैं हम लोग, तो गुलाबी कलर से पूरे शासकीय क्षेत्रों को कलर किया गया था। तो उनके ऊपर कंप्लेन हो गया था, स्कूल को भी कर दिए थे पिंक कलर का स्कूल, ठीक है। तो ये घटना घटी थी, याद रखिएगा। तो हल, ठीक है, किसान का जो चित्र होता है हल वाला, वो है उनका पार्टी का चिन्ह, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो चीजें होती हैं थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी होगी इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नाम याद रखिएगा तुलेश्वर सिंह मरकाम, ठीक है। चलिए आते हैं वापस महिला विधायक के तौर पर, ठीक है। देखिएगा क्योंकि ये पिछले साल पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है महिला विधायक के तौर पर कि इस बार जो है कितने महिला विधायक जो है ये जीत हासिल करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले तो याद रखिएगा 2018 में, ठीक है, कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। 2018 के हिसाब से आपको याद रखना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल महिलाओं की संख्या थी आपकी 13, ठीक है। लेकिन अब बात यहां पर बात क्या आती है, तो जब कांकेर का फिर से और छुई खदान वाला जो क्षेत्र है फिर से उपचुनाव हुआ, ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा यहां पर प्लस कितना हो जाएगा 3 और टोटल हो जाते हैं 16। तो कांग्रेस में 16 महिलाएं जो थी वो क्या थी 2018 में, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, तो टोटल यहां पर बात करेंगे तो याद रखिएगा जितने भी लोग जीते थे पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी 16, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें अगर पहले की बात करें या सबसे पहले चुनाव की बात करेंगे तो प्रारंभिक चुनाव में जो है 13 महिलाएं जो है जीती थी, याद रखिएगा। और उसके बाद 3 महिलाएं जो है उपचुनाव में जीती हैं, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा सबसे पहले कुछ नाम याद रखिएगा, इनमें आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले, ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े का नाम, ठीक है, क्योंकि उनको जो है विभाग मिला हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। किस क्षेत्र से वो याद रखिएगा थोड़ा सा। तो ये 2-3 बातें हैं आपको यहां पर याद रखना है। तो सबसे पहले देखिएगा रेणुका सिंह, ठीक है, ये नाम तो नहीं भूलेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री रही हैं ये, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा लता उसेंडी, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे आप, ठीक है। गोमती साय अभी जस्ट आपने पढ़ा, तीसरे नंबर पर सबसे कम, हाँ सबसे कम वोट के अंतर से जीती हुई महिला, ठीक है। उसके बाद शकुंतला सिंह पोर्ते, याद रखिएगा प्रतापपुर क्षेत्र से, ठीक है। ये प्रतापपुर क्षेत्र आपको याद रखना है, ये है कहां पर, तो सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उद्धेश्वरी पैकरा सामरी क्षेत्र से, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा रायमुनि भगत जसपुर क्षेत्र से, ठीक है, याद रखिएगा। महिला की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये नाम अगर आप सुने रहेंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि आप ऑप्शन देखकर आंसर कर पाएंगे इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। और सभी किससे जुड़े हुए हैं, भाजपा से, ठीक है, बीजेपी से। इसके बाद देखिएगा 5 हो चुके हैं, सॉरी 6 हो चुके हैं। इसके बाद देखिएगा आगे
इसके बाद देखिएगा भावना बोहरा पंडरिया क्षेत्र से, ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको अब भाजपा के बाद कौन कौन सा नाम मिल रहा है या कांग्रेस का नाम कौन सा मिल रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव क्षेत्र से, ठीक है, भटगांव क्षेत्र कहां पड़ता है, तो सूरजपुर क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा, ये पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, अनिला भेड़िया को पूछा गया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहा है एक समय में। इसके बाद देखिए यशोदा वर्मा खैरागढ़ क्षेत्र, ठीक है, सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर और हर्षिता बघेल जो है डोंगरगढ़, याद रखिएगा। पिछले बार भी जीतने वाले व्यक्ति यही थे जो कि उपचुनाव में जीते थे, याद रखिएगा, सावित्री मंडावी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सीरीज जो है ये कांग्रेस की सीरीज है, ठीक है। तो यहां तक हो गया आपका, 8 तक हो गया भाजपा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब कांग्रेस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो आपको ये बात दिखेगी कि कांग्रेस के पास ज्यादा महिलाओं की शक्ति है। तो देखिएगा विद्यावती सिदार, ठीक है, लैलूंगा क्षेत्र से, विद्यावती सिदार लैलूंगा क्षेत्र से, याद रखिएगा, कांग्रेस से है, ठीक है। उत्तरी गणपत जांगड़े सारंगढ़ क्षेत्र से। अपने अपने क्षेत्र के लोग तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए कि आपके क्षेत्र से है संबंधित और आप भूल रहे हैं उन्हीं को, ठीक है। तो आपके अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल ज्यादा याद रखिएगा। तो चीजें याद रखिएगा, उत्तरी गणपत जांगड़े सारंगढ़ क्षेत्र से, कविता लहरे बिलाईगढ़ क्षेत्र से, शेषराज हंसवंश, ठीक है, पामगढ़ क्षेत्र से, और उसके बाद याद रखिएगा संगीता सिन्हा संजारी बालोद, ठीक है, अंबिका मरकाम सिहावा क्षेत्र, चातुरी नंद सरायपाली, ठीक है। तो याद रखिएगा कुल कितने महिला हुए, 19, ठीक है। 19 महिलाओं में भाजपा के पास कितने महिला है, मतलब भाजपा से जीती हुई महिलाएं 8, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बाकी सब कौन है, कांग्रेस से हैं, ठीक है। तो 8 से लेकर 9 से लेकर 19 तक में मतलब 10 की गिनती को आप याद रखेंगे यहां पर, ठीक है। तो ऐसे में कुल जो है याद रखिएगा 19, ठीक है, महिलाओं जो है 19 महिलाएं जो है यहां पर जीती हुई हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, पिछली बार कितनी महिलाएं थी, 13 महिलाएं, ठीक है, 13 याद रखिएगा। जब कुल बोला जाएगा तो आप 16 बोलेंगे, लेकिन विधानसभा 2018 के अनुसार बोलेंगे तो आप बोलेंगे 13 महिला, और फिर पुनः जो उपचुनाव को जोड़कर बोला जाएगा तो 16 महिलाएं, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद याद रखिएगा यहां पर कितने हैं 2023 में, 19 महिलाएं, ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ महिलाओं के संबंध में चीजें याद रखनी है, लक्ष्मी राजवाड़े के संबंध में याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ चीजें आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है, रेणुका सिंह को याद रखना है, इस बार कहां से लड़ी हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्र से लड़ी हैं, याद रखिएगा। हाँ, इसमें सेकंड नहीं हुआ ना अभी चुनाव। अभी जब मान लीजिए कि ऐसा होता है किसी ने अपना पद छोड़ दिया, या यहाँ अभी होगा क्या, अभी जब लोकसभा चुनाव होगा तो कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस पद में रहते हुए भी लोकसभा के चुनाव लड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे में फिर इस जगह को छोड़ दिया जाएगा, और जब इस जगह को छोड़ेंगे तो यहां पर फिर उपचुनाव होगा। अब जब उपचुनाव होगा तो मान लीजिए कोई और महिला आ गई इसमें, तो फिर आप गिनिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसा ही होता है, याद रखिएगा, ये सिस्टम ही ऐसा है, राजनेताओं का सिस्टम ऐसा ही है कि जहां पर पद खाली भी खुद करेंगे और अपने व्यक्ति को बैठाएंगे भी खुद फिर बाद में, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको जिता दिया जाएगा पूरी मेहनत करके, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब वोटों का अंतर है, हालांकि इसमें ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति कहां से खड़ा होता है या सीट कहां से मिला है उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है ना उसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन व्यक्ति हैं, कहां कहां से जो है इनको सीट मिली हुई है, ठीक है। तो देखिए यहां पर तो बहुत आसान से आपको याद रखेंगे कि राजेश अग्रवाल कहां से खड़े हुए हैं, अंबिकापुर, ठीक है, किसको हराए हैं, टीएससी। देखो ये तो एकदम सपना वाला बात हो गया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज को। फिर गोमती साई याद रखिएगा, किसको हराए हैं, प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं राम पुकार, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार जो है प्रोटेम स्पीकर रहे हैं राम पुकार, ठीक है। तो ऐसे में इनको हराने के लिए याद रखिएगा ये लंबे समय तक पत्थलगांव से जीत रहे थे, लंबे समय तक जीत रहे थे पत्थलगांव से, ठीक है, लगभग केवल कम है जो लंबे समय तक जो जीतता है ना और अचानक से हारता है, तो ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा पासा पलट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो उसके सपोर्टर भी होते हैं, लंबे समय तक होते हैं। तो ऐसे में याद रखिएगा 255 तक की टक्कर दी गई थी इसमें, ठीक है। वो तो गोमती साय जो है ये लक की बात होगी, 255 लोग कहां से आए हैं ये लोग, ठीक है, जो आगे बढ़ के निकल गए, वरना फिर कंपेयर में बहुत दिक्कत हो जाती। इसके बाद देखिए कांकेर क्षेत्र से जो है आसाराम नेताम, ठीक है, शंकर दुरु गोवर्धन को 16 वोट से, यानी सबसे कम अंतर वाला लिस्ट है ये कांकेर क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बिंद्रा नवागढ़ जनक ध्रुवा गोवर्धन मांझी को 816 वोट से, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा नोटा कितना लगा है, नोटा के बारे में आप जानते हैं, आप लोग नोटा क्या होता है जानते हैं, चलिए बताइए जल्दी से, नोटा क्या होता है।
हाँ, जब ऐसी स्थिति बनती है, सरकार ने इस प्रकार की या निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार की स्थिति बना के रखी है कि ना आपको भाजपा पसंद है या भाजपा पसंद है मान लीजिए में भी, बट कैंडिडेट पसंद नहीं है, कि भाजपा ने जिस व्यक्ति को सीट दिया है उसको हम समझते नहीं है कि ये ठीक से काम करता हो। और उसी तरीके से कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही है, उसी तरीके से आपके साथ भी ऐसा ही है। आप मतलब बार बार मैं आप बोल रहा हूं तो इसका मतलब समझिएगा अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। और उसके बाद अगर गोड़वाना की हो गई, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात हो गई, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जब इन सभी को आप वोट देना ना चाहें या किसी भी वहां के स्वतंत्र प्रत्याशी उनको भी वोट देना ना चाहें, तो आप अपना वोट जो है नोटा को दे सकते हैं, ठीक है। तो नोटा का मतलब ही यही होता है कि जब आप जो है इन व्यक्तियों को कैपेबल नहीं मानते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है आप नोटा पे वोट देते हैं। तो याद रखिएगा ये भी एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा नोटा का वोट जो है किस क्षेत्र से पड़ा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सबसे ज्यादा लिस्ट दिखेगा और सबसे कम दिखेगा, उसको थोड़ा सा लेकर चलेगा साथ में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा धमतरी ओमकार साहू रंजना साहू को पराजित किया, और याद रखिएगा यहां पर 2606 का मत अंतर था। और इसमें एक बात याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के, ठीक है, विधायक बने हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के विधायक के तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा बीजापुर विक्रम मंडावी महेश गांगड़ा, याद रखिएगा 2706, ठीक है। और नोटा इनके में पड़ा है देखिएगा 3628 तक का। तो अभी हमारे पास सबसे बड़ी लिस्ट जो है वो 3710 का है, याद रखिएगा। कहां पर? जनक धुर्वा के संबंध में, याद रखिएगा। हाँ, इस पूरे लिस्ट में आपको बिंद्रानवगढ़ का मिलेगा, याद रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा नोटा भी कहां पर पड़ा है? बिंद्रानवगढ़ में, ठीक है। आगे की लिस्ट में देखेंगे इसको। अब देखिए कोंटा कवासी लखमा, याद रखिएगा। सोया मुक्का 1981 वोटों के अंतर से जीता है, ठीक है, याद रखिए कवासी लखमा ने। और 3691 जो है नोटा भी दबा है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पाली तानाखार तुलेश्वर मरकाम दुलेश्वरी सिद्धार को हराया इसने, और 714, याद रखिएगा 714, ठीक है। ये गोड़वाना, याद रखिए गोड़वाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है। तो याद रखिएगा तुलेश्वर सिंह मरकाम, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसके बाद इसके बाद देखिएगा भाजपा की किस पार्टी को कितना वोट मिला है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। इस बार का पार्टी प्रतिशत क्या रहा है इसके बारे में, ठीक है। इससे कंपैरिजन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा तो ऐसे में देखिएगा भाजपा को जो वोट मिला है, ठीक है, टोटल 72,34,000, ठीक है, 72,34,000 भाजपा का वोट रहा है। जिसमें प्रतिशत की बात करेंगे तो 46.27% का वोट शेयर रहा है इसका, ठीक है। टोटल अगर हम लोग 100% को काउंट कर रहे हैं, उस 100% में जो है भाजपा को 46, याद रखिएगा 27%, ठीक है। कांग्रेस को मिला है 66,02,000, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा 42.23% का वोट शेयरिंग रहा है इसमें, ठीक है। बाकी बचेगा फिर 2-3% जो है बटेगा बाकी लोगों में, याद रखिएगा। तो ऐसे में देखिएगा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है 1,92,461 वोट मिला है इनको, और यह जो है पूरे वोट का 1.23% है, ठीक है। तो 46-42 मोटा मोटी याद रखिएगा, 46-42 फिर 1% इसमें, ठीक है। और बसपा को मिला है 3,19,903, और ऐसे में याद रखिएगा 2% के आसपास जो है इनका वोट शेयर रहा है, ठीक है। और अन्य का रहा है 8,67,000, याद रखिएगा 5.5% के हिसाब से इनका वोट शेयर रहा है, लेकिन कोई भी अन्य में जीता नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 100% आएगा, और 100% में इस 5 क्षेत्र को जो है मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर गोड़वाना पार्टी क्यों नहीं है इसमें, ठीक है। तो वोट परसेंट जो है जब बहुत ज्यादा गिर जाता है, एक व्यक्ति जब जीता है तो वोट परसेंट बहुत कम होगा, याद रखिएगा। बाकी जगह पर उसको और भी बहुत कम वोट मिले होंगे या ना के बराबर मिले होंगे, ठीक है। ऐसे में वोट परसेंट जब बहुत ज्यादा, देखिए इनको भी वोट मिला है कुछ लोगों ने, अपने क्षेत्र के लोगों ने जो है इनको वोट दिया है, लेकिन ये जीत नहीं पाए हैं। इसलिए यहां पर आपको सिर्फ वोट परसेंट दिख रहा है कि इतने 100% में इनकी वोट शेयरिंग कितनी है, ठीक है, याद रहेगा। भाजपा का ज्यादा है 46, कांग्रेस का 42, और आपका 1% है किसका? हाँ, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, और याद रखिएगा 2% है आपका बसपा का। और इसके बाद याद रखिएगा अन्य में जो आते हैं उसमें, तो अन्य में शामिल कर दिया गया होगा यहां पर, हाँ, गोड़वाना को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ताकि मैं बता दूं आपको कि कौन कौन व्यक्ति जो है कब कब प्रोटेम स्पीकर रहा है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है पहले ये समझिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। प्रोटेम स्पीकर का नाम सुना है आप लोगों ने पहले भी। एक पद होता है जो कुछ समय तक नियमित होता है, याद रखिए कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, याद रखिएगा। तो आप एक बात याद रखेंगे कि जब
विधानसभा का चुनाव होता है तो जब चुनाव होता है तो इलेक्शन के द्वारा जो है कौन चुन कराता है? विधायक चुन कराते हैं। ठीक है, जब ये विधायक चुन कराते हैं तो ये नौ नवेले होते हैं यहां के लिए। ठीक है, क्योंकि 5 साल में ये जब आते हैं तो नए होते हैं। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा इस समय जो विधानसभा है उसकी अध्यक्षता खत्म हो चुकी है, बिकॉज विधानसभा का 5 साल के बाद सत्र समाप्त हो जाता है, पूरी तरीके से अवसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो विधानसभा है उस पर कुछ पद होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता। ऐसा कुछ होता है, सुना होगा आप लोगों ने कि विधानसभा में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और प्रतिपक्ष नेता होता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पद हैं, याद रखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है ये चुने जाते हैं, ठीक है, जो भी पार्टी होती है उसी से। लेकिन 5 साल के बाद जब ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है विधानसभा का, तो इस पूरे अवसान के बाद याद रखिएगा कि यहां पर ये पद नहीं बचता है। ठीक है, ये पूरा पद जो है खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये विधायक आएंगे तो विधायक आकर जब असेंबली में बैठेंगे, ठीक है, विधानसभा भवन में बैठेंगे, तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा शुरुआती समय में? ठीक है, तो उस समय के लिए याद रखिएगा कि जो यहां पर इस समय याद रखिएगा जनरली यह देखा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर उन व्यक्ति को बना दिया जाता था जो है यह किया गया है, और ऐसा किया भी जा सकता है, बहुत आसानी से बता सकते हैं इसको, कि यहां जीते हुए पार्टी में, ठीक है, जो भी जीता हुआ पार्टी है उसका जो सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति होता है उससे भी प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यह जो प्रोटेम स्पीकर में बनने वाले व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है कि इसी प्रोटेम स्पीकर में जो है, ठीक है, तो इसी में याद रखिएगा कि इनके क्रम को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि कौन कौन जो है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर बना था इस समय। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहला जो है तो यहां तो क्लियर हुआ कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है, तो जब समझिएगा कि विधायक जब आएगा या विधायक जब बैठेगा इस पूरे असेंबली में, तो वहां पर अध्यक्षता करने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक एक व्यक्ति होता है उसमें अध्यक्षता करता रहता है, उसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि अध्यक्ष को यहां पर स्पीकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर लें, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष की बात कर लें, दोनों को स्पीकर कहा जाता है, और ऐसे कारण से इसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, जो कि केवल अध्यक्ष के चुनाव तक कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखिएगा हम विधानसभा के चुनाव की बात करते हैं तो 6 विधानसभा चुनाव हुआ है। ठीक है, सॉरी, चुनाव नहीं हुआ है, हम इसको कहेंगे कि 6 विधानसभा सत्र हुआ है। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा पहला जो विधानसभा हुआ है उसमें महेंद्र बहादुर सिंह क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, कितने वर्ष के थे? 76 वर्ष के। ठीक है, उसके बाद दूसरी विधानसभा चुनाव में दूसरी विधानसभा में राजेंद्र प्रसाद शुक्ल 73। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि अभी तक के प्रोटेम स्पीकर में सबसे ज्यादा अधिक उम्र के प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था किसका नाम? राम पुकार सिंह। याद रखिएगा कितने वर्ष के हैं? 82 वर्ष के। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, चीजें अगर समझ गए तो आपका आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के बाद याद रखिएगा दूसरे में है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, तीसरे में विधानसभा में बोधराम कंवर। याद रखिएगा बोधराम कंवर। ठीक है, उसके बाद चौथी विधानसभा में सत्यनारायण शर्मा 71 वर्ष। तो ये तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, देखिए एक ही लाइन पे है। ठीक है, बस उल्टा उतरते जाइएगा और अंत में आके रुक जाइएगा, ब्रेकर यहां लग जाता है। ठीक है, 82 में। तो याद रखिएगा 76, 73, 71, 71 और 82। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा पांचवी विधानसभा में तो ये भूलेंगे ही नहीं आप, राम गोपाल जो है। ठीक है, ये कौन थे? तो याद है कि कांग्रेस के टाइम पे हैं, तो कांग्रेस में थे इसलिए हार गए। ठीक है, तो गोमती साह ने हराया पतलगांव से खड़े होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि 82 वर्ष के राम पुकार को जो है यहां पर हरा दिया गया था, और ये पांचवी विधानसभा के क्या बने थे? प्रोटेम स्पीकर बने थे। क्लियर है? ठीक है, अब इस वर्ष में कौन बना है ये बताइए मुझे? राम विचार नेताम। याद रखिएगा। ठीक है, यानी 6वीं विधानसभा में राम विचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चुनने की बात किसको थी? बृजमोहन अग्रवाल को। ठीक है, 8 बार विधानसभा वोट जीत चुके हैं, याद रखिएगा 8 बार, सबसे ज्यादा बार जीतने वाले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो भाजपा के सबसे ज्यादा बार वोट जीतने वाले यानी विधानसभा को जीतने 8 बार हो चुका है उनका। ठीक है, तो 8 बार हुआ है, तो समझिए बात को समझिएगा। तो 8 बार के कारण उनको दिया गया था चुनने के लिए, लेकिन वो बोले कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है, उन्होंने मना किया,
तब रामविचार नेताम जो है ये आगे बढ़कर आए और इन्होंने बोला कि मैं जो है प्रोटेम स्पीकर रहूंगा, तो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर इन्होंने काम किया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो याद रखेंगे इसको, महेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, बोधराम कंवर, सत्यनारायण शर्मा, राम पुकार सिंह और उसके बाद रामविचार नेताम। ठीक है, याद करने के लिए ट्रिक मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इतने लाइन वाले नाम आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको बता दूं अभी अध्यक्ष का नाम, उपाध्यक्ष का नाम, प्रतिपक्ष नेता का नाम, ठीक है, बहुत सारे नाम ऐसे पढ़ने हैं, तो 6 नाम ऐसे रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका दिमाग उनसे जुड़ा हुआ है, जैसे बृजमोहन अग्रवाल से, रामविचार नेताम का नाम अगर आप याद रख पाते हैं या पहले से आप इनके बारे में जानते हैं, तो आपको याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये बात, जैसे मैंने भी आपको राम पुकार सिंह के बारे में बताया, तो आपके दिमाग में एक बात बैठी कि पत्थल गांव से जो है एक बहुत वर्चस्वी नेता थे जो हारे हैं। ठीक है, गोमती साय ने जो है हराया इनको, याद रखिएगा। तो ऐसे में पत्थलगांव क्षेत्र से जब हराया तो कहीं ना कहीं राम पुकार जो है 82 वर्ष के हैं, काफी एज भी है इनका, ठीक है, अनुभवी भी हैं, उसके बावजूद जो है ये हार गए हैं। तो ऐसे में अब आप राम पुकार को नहीं भूलेंगे मे बी। ठीक है, लेकिन अगर आप इनके बोधराम कंवर की बात करें, कुछ नहीं जानते, सत्यनारायण शर्मा कुछ नहीं जानते, तो ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि महेंद्र बहादुर सिंह पहले प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, याद रखिएगा नाम। ठीक है, दूसरे हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, बोधराम कंवर तीसरे नंबर पर आते हैं, सत्यनारायण शर्मा चौथे नंबर पर आते हैं। ठीक है, पांचवें राम पुकार सिंह और छठवें नंबर पर आ गए हैं कौन, रामचंद्र नेताम। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा, अब प्रोटेम स्पीकर के थोड़े काम याद रख लीजिए, इससे इनके काम अगर आप याद कर लेते हैं तो एक चीज फायदा होगा कि अभी हम जो प्रशासन पढ़ेंगे उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें ये जो 5 लाइन लिखा हुआ है, बस यही सिस्टम है, समझिएगा। ठीक है, तो पहले समझिएगा कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना, जैसे मैंने बताया कि अध्यक्ष नहीं है अभी, तो अध्यक्ष की जगह पर काम कर रहे हैं प्रोटेम स्पीकर। इनका पहला काम है कि जो विधायक आए हुए हैं उनको शपथ दिलाना। ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना, जब अध्यक्ष नहीं है तो वही चुनाव कराएंगे, और अध्यक्ष जब चुनकर आ जाएंगे तो वो फिर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लोर टेस्ट का काम कराना। आपको पता है फ्लोर टेस्ट क्या होता है? हाँ, फ्लोर टेस्ट का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? है देखिए, जब आप चुनकर आते हैं, विधायक बनकर आते हैं, तो आपकी जो संख्या है, क्या भाजपा इधर से उधर तो नहीं जा रही है? होता है ऐसा ना, जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक घटना घटी थी कि कमलनाथ जो है जीत गए थे, कांग्रेस वाले, पिछले बार की बात कर रहा हूं, और उसके बाद भाजपा बाद में जीत गई, यानी भाजपा को मिल गया फिर से वापस। तो होता क्या है कि विधायक जो है, कहीं ऐसा ना हो कि विधायक जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाए। ठीक है, ऐसे में जो है आपको अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी कि जो मेरे पास विधायक हैं वो मेरे ही सपोर्ट में है, किसी और के सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, ऐसे में आपका फ्लोर टेस्ट होता है कि आपके पास सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, और अगर आपके पास सीटों की संख्या अधिक है तो आइए निमंत्रण देंगे आपको सरकार बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यहीं पर होता है फ्लोर टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी संख्या की मजबूती देखी जाती है यहाँ पर। ठीक है, कि आपके विधायक की संख्या आपके पास कितनी मजबूती से है, आपके पिलर्स कितने मजबूत हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे कहा जाता है फ्लोर टेस्ट। याद रखिएगा, स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को चलाना, तो ये तो आप जानते हैं कि स्थायी स्पीकर का मतलब हो गया अध्यक्ष यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा इस समय दिया जाता है इनको। ठीक है, ये बहुत छोटे समय के लिए होते हैं, याद रखिए, जब तक अध्यक्ष ना आ जाए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा, किसी को भी निकाल जा सकता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम होता है प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, चलिए आगे चले। क्लियर है ये 5 लाइन? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं इस पे? फ्लोर टेस्ट बस याद रखिएगा, बाकी तो सब सीधे सीधा लिखा हुआ है एकदम। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बाद। अब प्रोटेम स्पीकर कौन होता है एक लाइन में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिएगा प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो विधानसभा के, आपको नहीं जाना है, देखिएगा, तो प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो विधानसभा के स्पीकर पद पर कुछ समय के लिए कार्य करता है। यह पद अस्थायी होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आमतौर पर यह नियुक्ति तब तक के लिए किया जाता है जब एक स्थायी विधानसभा अध्यक्ष न चुन लिया जाए और प्रोटेम स्पीकर ही नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाता है। बस जो कि आपने लाइन को याद रखा है, बस वही है, कुछ भी अलग से नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, हम थोड़े से अब मुख्यमंत्री की तरफ चलते हैं। देखिएगा, तो इस मुख्यमंत्री क्रम पर चौथे नंबर के मुख्यमंत्री की बात करेंगे हम लोग, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नंबर ना हमारे इवन ऑड में जा रहे हैं, याद रखिएगा। इवन ऑड कहने का मतलब है, जैसे देखिए
चुनाव जब पूछा जाएगा तो 5 बार चुनाव हो चुका है। जब आपसे पूछा जाएगा विधानसभा सत्र कौन सा है तो बोलेंगे 6वां है। फिर आपसे पूछा जाएगा मंत्री कौन से नंबर के हैं तो आप बोलेंगे 4थे क्रम के हैं। ठीक है, ये सब देखिए कितना चल रहा है। तो इसका कारण क्या है? 3 बार कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। यही कारण है कि गिनतियों में ये अलग आएगा। ठीक है, समझिएगा। इसलिए जब भी सेंटेंस को पढ़ें तो बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि ऑप्शन में ये सभी लिस्ट आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात याद रखिएगा। देखिए क्या क्या घटनाएं हैं, इनके जीवन काल कैसी रही है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए। ठीक है, तो बात करेंगे देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर। ठीक है, तो देखिएगा विष्णुदेव साय जो है चौथे मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि इनका जो जन्म हुआ है 21 फरवरी, ठीक है, 1964 में हुआ है। ठीक है, तो 21 फरवरी 1964 में कहां पर? स्थल याद रखिएगा बगिया। ठीक है, जसपुर क्षेत्र में आता है। ये पूरी क्षेत्र की बात करेंगे तो ऐसे में याद रखिएगा, क्योंकि विधानसभा जो इनका जन्म स्थल है बगिया क्षेत्र है और इनका विधानसभा जो क्षेत्र है वो कुनकुरी का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिएगा ऐसे में शिक्षा जो स्थल है, ठीक है, हाई स्कूल कुनकुरी से किया इन्होंने, और व्यवसाय रहा है इनका कृषि। ठीक है, जाति रहा है कंवर। और ऐसे में देखिएगा आर्थिक स्थिति चुनाव आयोग के शपथ पत्र के अनुसार जो है 3 करोड़ रुपए जो है इनकी प्रॉपर्टी रही है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये हालांकि ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कि कितनी संपत्ति किसके पास है, ये आपके लिए जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब परिवार की बात करें तो देखिए पत्नी कौशल्या देवी 1991 में शादी हुआ और उनके बेटे और 2 बेटियां हैं। ठीक है, एक जीवन परिचय समझिए थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा राजनीतिक करियर इनका क्या रहा है। तो अच्छा, ये पढ़ने का कारण मैं आपको बताता हूं। पढ़ने का कारण है कि इनके बारे में सोचकर जब आप एक कंक्लूजन में निकलेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि हमारे यहां की स्थिति कैसी रही है। ये सिर्फ देखिए ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये कंक्लूजन पे निकलने वाली टॉपिक है। ठीक है, कुछ टॉपिक को पढ़कर किसी और क्वेश्चन का आंसर भी आप डील कर सकते हैं। तो ये टॉपिक क्या है? सपोर्टिंग टॉपिक है, याद रखिएगा। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री का जन्म कहां हुआ था, ये बहुत, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, मुख्यमंत्री तुरंत, जैसे आज के टाइम में ये ऐसा होता है कि अगर हमारे मोदी साहब जो हैं अगर लक्षद्वीप चले जाते हैं और कुछ फोटो सेक्शन हो जाता है तो हालत खराब हो जाती है बाकी लोगों की वहां पर। ठीक है, इसका कारण यह है, आपने सुना होगा 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है लक्षद्वीप। ठीक है, इंटरनेट पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है लक्षद्वीप। इसका कारण है कि मोदी साहब पहुंच गए थे और वहां कुछ वीडियोस और फोटो खिंचवा लिया उन्होंने। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है मालदीव पर। मालदीव के 2 दिन के टेंशन आ गए मालदीव को। ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ अब भारतीय नहीं आएंगे घूमने तो हमारा तो फिर तांता लग जाएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब ये कारण है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप का कारण है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन अब समझिए कि आप इससे छोटी छोटी घटनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे वायरल होना बहुत इस तरीके की बातों से कैजुअल हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर आपको समझना होगा कि थोड़ा सा इनके बारे में, इनके लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा समझिए इस पे। ठीक है, समझिएगा। देखिएगा तो ऐसे में याद रखिएगा इनका राजनीतिक करियर जो है ग्राम बगिया के निर्विरोध सरपंच के तौर पर शुरुआत हुआ था। यानी ये पहले क्या हुए थे? निर्विरोध तौर पर सरपंच बने थे बगिया ग्राम से। ठीक है, समय है आपका 1990 से 98 तक। ठीक है, फिर तबकरा विधानसभा से याद रखिएगा 2 कार्यकाल इन्होंने बिताया है, तबकरा क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा सदस्य रहे हैं, 13वीं लोकसभा सदस्य के 1999 में, और 2024 में जो है 14वीं, याद रखिएगा 2009 में 15वीं और 2014 में जो है 16वीं। 4 बार याद रखिएगा लोकसभा सदस्य रहे हैं ये। ठीक है, अनुभवी हैं। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा 9 नवंबर 2014 में जो है केंद्रीय खान इस्पात राज्य मंत्री रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री होना अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2014 वाले में। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि लोकसभा सदस्य, ठीक है, 4 बार, ये आपको फोकस करना है, 4 बार लोकसभा सदस्य। कब कब? 99 में, 24 में। ठीक है, अच्छा यहां पर कुछ गलत टाइप हुआ है, ये जो है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद 2009 में याद रखिएगा, और उसके बाद जो है 14 में। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा, 99, 4, ठीक है, उसके बाद 9 और उसके बाद 14। 4 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 14 वाले में जो है केंद्रीय खान इस्पात राज्य मंत्री रहे हैं, और 5 जुलाई 2016 वाले में याद रखिएगा केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री रहे हैं। ठीक है, केंद्रीय खान इस्पात राज्य मंत्री और केंद्रीय इस्पात मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इनके बारे में ना जब कथन कारक से क्वेश्चन पूछा ना तो आप बहुत संतुष्ट होंगे इस सब टॉपिक को याद रखेंगे तो। ठीक है, जैसे क्या याद रखेंगे? तो याद रखिएगा 4 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। जब इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो निर्विरोध सरपंच बने बगिया क्षेत्र से। तबकरा क्षेत्र से 2 बार जो है याद रखिएगा। ठीक है, इनका 2 कार्यकाल विधानसभा क्षेत्र से रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र मतलब राज्य के अंदर, और उसके बाद जो है आप याद रखेंगे कि लोकसभा क्षेत्र से 4 बार। ठीक है, 2014 में और 16 में जो है इनको मंत्री बनाया गया था, राज्य मंत्री। एक बार आपका खान और एक बार आपका
इस्पात, ठीक है। तो केंद्रीय खान इस्पात और केंद्रीय इस्पात मंत्री बने हैं 2 बार, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष जून 2020 से अगस्त 2022 तक तीसरी बार, ठीक है, याद रखिएगा। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए, याद रखिएगा। इनका राजनीतिक करियर याद रख लीजिए, थोड़ा सा है बस, आपको ये बस ध्यान देना है कि जो है सरपंच रहे, सरपंच के बाद तपकरा विधानसभा से 2 बार विधानसभा सदस्य रहे, 4 बार लोकसभा सदस्य रहे और 2 बार मंत्री बने हैं, ठीक है। एक बार आपका केंद्रीय खान और इस्पात मंत्री और एक बार आपके इस्पात मंत्री। इसके बाद याद रखिएगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी जाने जाते हैं, ठीक है, जिसमें जून 2020 से लेकर अगस्त 2022 तक, ठीक है, ये तीसरी बार बने थे, ठीक है। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर का लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके बाद दिसंबर 2023 से जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनकर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अब इनकी थोड़ा सा लिस्ट है जो कि इनके बारे में इनके पिताजी और इनके जो बड़े पिताजी हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा याद रख लीजिए, इनका नाम क्या है यहां पर, ठीक है। तो देखिएगा इनके संबंध में देखिएगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो स्वयं कृषक परिवार से हैं। जनसंघ के समय जो बड़े पिताजी जो हैं स्वर्गीय श्री हरि प्रसाद साय जी सन 1962 से लेकर 67 तक विधायक विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा और सन 72 से लेकर 77 तक विधायक विधानसभा क्षेत्र बगीचा और 77 से लेकर लगभग 79 का जो समय रहा है, इनमें सांसद, लोकसभा जनता दल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री भारत के रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी पृष्ठभूमि भी रही है एक राजनीतिक, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा बड़े पिताजी की बात कर रहे हैं, श्री केदारनाथ साय जनसंघ के समय जो है 1967 से 72 तक जो है विधायक विधानसभा क्षेत्र तपकरा का प्रतिनिधि किए हैं और दादाजी जो है स्वर्गीय बुद्धनाथ साय जो है याद रखिएगा सन 47 से 52 तक विधायक मनोनीत हुए थे, ठीक है। तो ये जो है पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है पिछले का, आप समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब दादाजी भी जो है 47 के समय से लगभग विधायक रहे हैं, तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, जनरली ये नहीं पूछा जाएगा कि बैकग्राउंड क्या है या पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन उनका खुद का करियर पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इनके बारे में 2 बातें और, ठीक है, किसके विरुद्ध लड़े और क्या क्या इनको मिला वो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखिएगा विष्णुदेव साय की विधानसभा सीट जो रही है वो कुनकुरी रही है, विधानसभा क्रमांक जो है 13 रहा है इनका, ठीक है, और जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी से संबंधित है, याद रखिएगा, जिसमें इनको कुल वोट जो मिला था 87,604 वोट मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनके विरुद्ध जो है 62,063 यूडी मींज कांग्रेस वाले को मिला था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी क्षेत्र से, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाजपा के श्री साय ने 25,541 वोट से कांग्रेस मिंज को हरा दिया था, ठीक है, याद रहेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, चीजों को जोड़ के रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। जिसमें आपको याद रखना है 87,000 वोट से जीते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक है। और उनको मिला था, इनके अपोजिट को मिला, अपोनेंट को मिला था कितना, 62,063 वोट, ठीक है। लगभग 25,000 के लगभग जो है वोट का अंतर मिला है इनको, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा, अब हमको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारे क्षेत्र से जो है कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। मतलब मुख्यमंत्री जो है ये अलग अलग क्षेत्र से याद रखिएगा। मतलब हम यहां पर सिर्फ डिस्कस ये कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से जो है और मध्य प्रदेश के क्षेत्र से कौन कौन जो है मुख्यमंत्री बने हैं इस क्षेत्र में, यानी हम ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के इन सीटों से निकले हुए मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कहां कहां से बने हैं आपको याद रखना होगा, जैसे बघेल जी जो हैं वो कहां से हुए हैं, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह कहां से हुए हैं, अजीत जोगी जो है कहां से हुए हैं, तो इनका सभी का अपना एक क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले देखिए खरसिया क्षेत्र से अर्जुन सिंह, ठीक है, राजिम से पंडित श्यामाचरण शुक्ल, याद रखिएगा, दुर्ग से मोतीलाल वोरा, याद रखिएगा, ये एमपी की बात भी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ याद रखें, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से बात कर रहे हैं ना, तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे क्षेत्र से भी जो छत्तीसगढ़ से एमपी के मुख्यमंत्री बने हैं, या क्योंकि देखिए हम अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सारी चीजें याद रखनी है कि अगर ऐसा ना हो कि आप इन लोगों का नाम नहीं जानते हैं या चीजों को याद नहीं रखें, बस अपने ही अपनी 5 लोगों का नाम कर लिए या 4 लोगों का नाम याद रख लिए, तो ये बात आपको नंबर नहीं देगी, ठीक है। तो आपको एमपी के क्षेत्र से भी चीजों को जोड़ना होगा, याद रखिएगा। खरसिया क्षेत्र से कौन खड़ा होता था, अर्जुन सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद राजिम क्षेत्र से पंडित श्यामाचरण शुक्ल, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दुर्ग क्षेत्र से
मोतीलाल वोरा, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कसडोल क्षेत्र से जो है डीपी मिश्र, सारंगढ़ क्षेत्र से जो है राजा नरेश चंद्र, ठीक है। तब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पुसौर सीट की से भी जीते थे, ठीक है। तो इस समय जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है छत्तीसगढ़ की पुसौर सीट से भी जीते थे ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब आते हैं यहां पर मरवाही क्षेत्र से अजीत जोगी, ठीक है। डोंगरगांव और रांजनगांव से याद रहेगा डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। जनरली इनका रांजनगांव होता था, लेकिन एक बार जो है डोंगरगांव से भी खड़े हुए थे ये, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पाटन क्षेत्र से, ये तो आपको याद ही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और कुनकुरी से आपका, ठीक है, विष्णुदेव साय, ठीक है, याद रखिएगा। तो 9 क्रमांक है, याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जो है 9 स्थलों से जो है लोगों ने जीत हासिल की है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है।